नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। साल 2022 देवभूमि के लिए ऐतिहासिक रहा। पहाड़ की पॉलिटिक्स हो, उसकी धार्मिक छवि हो या फिर उत्तराखंड का पर्यटन हो, साल 2022 में हर कदम पर उत्तराखंड ने छलांग लगाई। लेकिन साल 2022 में पहाड़ पर एक दाग भी लगा, उसकी भरपाई करनी अभी बाकी है। तो आज हम आपको इस खास पेशकश में 22 का पहाड़ा सुनाएंगे। जी हां, साल 2022 में उत्तराखंड में घटित हर वो कहानी जो किसी न किसी मायने में आपसे जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं 22 का पहाड़ा। साल 2022 में सबसे बड़ा उलटफेर भाजपा ने किया। उत्तराखंड की राजनीति के मिथक को तोड़ते हुए भाजपा सत्ता में वापस आई। 10 मार्च 2022 को बीजेपी ने इतिहास रचते हुए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार बड़ी जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी का नया रिकॉर्ड बना। 10 फरवरी को हुए मतदान में रिकॉर्ड वोटिंग के बीच बीजेपी 70 में से 47 सीटों पर विजय रही, जो अपने आप में किसी कीर्तिमान से कम नहीं था। हर साल सत्ता परिवर्तन का रिवाज तोड़ते हुए बीजेपी ने सारे राजनीतिक कयास, भविष्यवाणी को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई। 47 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने प्रदेश में दोबारा सत्ता बनाई। 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर के दम पर प्रदेश की सत्ता में लौटने का दावा कर रहे मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में जोरदार झटका लगा। उसके कई दिग्गज नेताओं को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं पहाड़ की राजनीति में एंट्री को बेताब आम आदमी पार्टी के हाथ कोई भी सीट नहीं लगी। उत्तराखंड बनने के बाद से प्रदेश में कोई भी सरकार वापस नहीं हुई, लेकिन भाजपा ने इस तिलिस्मी मिथक को तोड़कर एक नया इतिहास बनाया। इस चुनाव में जनता ने पुष्कर सिंह धामी के रूप में युवा चेहरे पर विश्वास करते हुए बीजेपी को सत्ता सौंप दी। साल 2022 में सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब विधानसभा चुनाव में सारथी की भूमिका निभा रहे पुष्कर सिंह धामी भाजपा को तो सत्ता में ले आए, लेकिन खटीमा से अपना विधानसभा का चुनाव हार गए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी रिकॉर्ड 47 सीटों पर विजय रही, वह सीएम कैंडिडेट पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपना चुनाव हार गए। लेकिन पार्टी आलाकमान का उन पर भरोसा कम नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में उन्हीं की मेहनत का नतीजा रहा कि सत्ता विरोधी लहर के बाद भी बीजेपी के खाते में रिकॉर्ड सीटें आई। और ऐसे में ये उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर था। जहां सरकार सत्ता में थी तो मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके थे। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए किसी और नाम की जगह पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भरोसा जताते हुए उन्हें दूसरी बार प्रदेश की बागडोर सौंपी और 23 मार्च को लगातार दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार रहा जब किसी मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद वो सूबे का मुखिया बना हो। जनता ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा चेहरे पर भरोसा जताया। साल 2022 में सत्ता में दोबारा लौटी भाजपा सरकार का सबसे बड़ा फैसला था यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा करने वाली पुष्कर सिंह धामी सीएम बनते ही अपने वादों को पूरा करने के काम में जुट गए। 23 मार्च को सत्ता संभालने के अगले दिन ही धामी कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर मंथन हुआ और इसके लिए कमेटी गठन का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने चुनाव में जाने से पहले इसकी घोषणा की थी। सत्ता में वापस आते ही सबसे पहले कैबिनेट में इसको लेकर फैसला लिया गया। 5 सदस्यों की कमेटी बनी और जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा ड्राफ्ट सरकार के सामने होगा कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है। गोवा के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहा है। 2022 में सीएम धामी का ये पहला सबसे बड़ा फैसला था। उत्तराखंड में साल 2022 में सबसे बड़ी क्राइम की घटना अंकिता भंडारी का हत्याकांड था। साल 2022 के सितंबर महीने में उत्तराखंड में ऐसा जुर्म हुआ जिसने देश प्रदेश को दहला कर रख दिया। वंत्रा नाम के रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता अचानक लापता हो गई। 22 सितंबर 2022 को अंकिता के गायब होने की बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड सोशल मीडिया की 2022 की सबसे बड़ी सुर्खियों में छाया रहा। वहीं पूरे मामले में प्रशासन पर सवाल उठने के बाद जांच प्रक्रिया में तेजी आई।
अंकिता 18 सितंबर को वंतरा रिजॉर्ट से गायब हो गई थी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दूसरे 2 साथियों ने मिलकर रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या कर दी थी, जबकि 24 सितंबर को चीला बैराज के पास अंकिता का शव मिला था। इस हत्याकांड को लेकर महिलाएं सड़कों पे थी तो सदन में विपक्ष ने सरकार से अपराध और कानून व्यवस्था पर ही सवाल पूछ डाले। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पुलकित रिजॉर्ट के 2 मैनेजर सौरभ और अंकित को गिरफ्तार किया था। वहीं पूरे मामले की सघनता से जांच और अंकिता के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए शासन ने एसआईटी का गठन किया। साल 2022 में उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को लेकर एक मजबूत कानून बनाया। उत्तर प्रदेश से भी सख्त कानून उत्तराखंड सरकार ने बनाया, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। 23 दिसंबर 2022 को जबरन धर्मांतरण को रोकने वाला विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा और प्रदेश में जबरन धर्मांतरण अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। यानी प्रदेश में आप कोई जबरन किसी का धर्मांतरण कराएगा तो ये कानूनी जुर्म होगा और मजबूत कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के तहत जबरन लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म होगा। ऐसा करने का दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है। यही नहीं, नए कानून में 50,000 के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। साथ ही धर्मांतरण कराने का दोषी पाए जाने वाले को कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा राशि का भुगतान करना पड़ सकता है, जो पीड़ित को देय होगा। उत्तराखंड में साल 2022 में धामी सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने और जांच एसटीएफ को सौंपी। इस मामले में कई सफेदपोश लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में तत्कालीन अधीनस्थ चयन आयोग चेयरमैन एस राजू की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। तत्कालीन चेयरमैन एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया। धामी सरकार ने उत्तराखंड के पूर्व पीसीसीएफ और यूके के पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा। वहीं पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा, लेकिन जांच में कई कांग्रेस नेताओं के नाम आने के बाद कांग्रेस को कहीं न कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। साल 2022 धामी सरकार की भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई के तौर पे भी जाना जाएगा। उत्तराखंड में साल 2022 में धामी सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने और जांच एसटीएफ को सौंपी। इस मामले में कई सफेदपोश लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में तत्कालीन अधीनस्थ चयन आयोग चेयरमैन एस राजू की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। तत्कालीन चेयरमैन एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया। धामी सरकार ने उत्तराखंड के पूर्व पीसीसीएफ और यूके के पूर्व चेयरमैन आरबीएस रावत को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा। वहीं पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा, लेकिन जांच में कई कांग्रेस नेताओं के नाम आने के बाद कांग्रेस को कहीं न कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। उत्तराखंड में सेवा पर रह रहे आईएएस यानी करंट ड्यूटी के आईएएस रामविलास यादव को भी जेल भेजा गया। इसके साथ ही रिटायर्ड आईएफएस किशन चंद को भी भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल भेजा गया। यानी साल 2022 धामी सरकार की भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई के तौर पे भी जाना जाएगा। साल 2022 में हुए विधानसभा के उपचुनाव में चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 93% से ज्यादा वोट हासिल किए। 2022 विधानसभा चुनाव में खटीमा से हार के ठीक 84 दिनों के बाद सीएम धामी ने धमाकेदार जीत के साथ विधानसभा की सदस्यता हासिल कर ली। भले ही खटीमा सीट से वो 6500 से अधिक वोटों से हार गए थे, लेकिन चंपावत उपचुनाव में उन्होंने ऐसी जीत दर्ज की जो रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई। चंपावत की जनता ने करीब 94% वोट देकर उन्हें डिस्टिंक्शन से भी ऊपर का नंबर दे दिया। देश में किसी भी मुख्यमंत्री की ये सबसे बड़ी जीत थी और पुष्कर धामी पर भरोसा जताते हुए आलाकमान ने विधानसभा चुनाव में उनके हारने के बावजूद उन्हें राज्य का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55,025 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।
विधानसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक की वकालत करने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी सत्ता संभालते ही अपने इस वादे को भी पूरा करने में जुट गए। विधानसभा के 2 दिनी शीतकालीन सत्र में बीते 30 नवंबर को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण देने के संबंध में महिला आरक्षण विधेयक विधानसभा में लेकर आई, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। वहीं इससे पहले उत्तराखंड में 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया जाता था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई थी। ऐसे में सरकार महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई, जिसके बाद सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था का रास्ता साफ हुआ। 2022 के बड़े फैसले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये भी बड़ा फैसला था। की सत्ता संभालते ही सीएम धामी के कई फैसले से विपक्ष परेशान है, लेकिन विधानसभा भर्ती में गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन सीएम धामी ने पूरे मामले में स्पीकर रितु खंडूड़ी को जांच के लिए खत लिखकर विपक्ष के तीर को रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया। वहीं पूरे मामले की बात करें तो साल 2016 से 22 तक विधानसभा में पदों पर नियुक्तियों को लेकर धांधली का मामला उजागर हुआ, जिसमें गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल पर मामले में अनियमितताओं के आरोप लगे। नियमों को ताक पर रखकर रिश्तेदारों को नौकरियां बांटने का आरोप लगा, जिसके मामले में स्पीकर ने जांच कमेटी गठित की और 2016 से 22 की सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। विधानसभा चुनाव के बाद हरिद्वार उपचुनाव में बीजेपी के हाथ बड़ी सफलता लगी। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार साल 2022 में हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। पहली बार बीजेपी ने अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और जिला पंचायत के अधिकांश सीटों पर पार्टी को विजय हासिल हुई। हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हरिद्वार में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। पहली पार्टी ने धर्मनगरी में क्लीन स्वीप किया। ब्लॉक और ग्राम पंचायत की 70% सीट पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कुल 316 ग्राम प्रधान सीट में से 282 सीट के नतीजे घोषित किए गए। इनमें से अधिकतर सीट बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीती है। बाबा भोले के भक्त पीएम मोदी एक बार फिर 2022 में बाबा केदारनाथ के दर पहुंचे और मत्था टेका। केदारपुरी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बाबा के दर पर पूजा पाठ करने के साथ ही प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे योजना का भी शिलान्यास किया। वहीं केदारनाथ के बाद पीएम भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ पहुंचे और यहां भगवान बद्री विशाल का दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर 2022 को पहली बार देश के आखिरी गांव माणा पहुंचे। वो यहां न केवल पहली बार आए बल्कि पहली जनसभा भी की। चीन से सटे गांव माणा में पीएम ने कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। माणा गांव से केवल 56 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत सीमा है। इससे इस गांव का सामरिक महत्व समझा जा सकता है। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि माणा गांव से सीमा क्षेत्र तक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। उन्होंने माणा के ग्रामीणों की भी जमकर तारीफ की। वहीं पीएम मोदी को अपने बीच देखकर सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों का उत्साह चरम पर रहा। पीएम की जनसभा के दौरान ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। पीएम मोदी को सुनने के लिए बद्रीनाथ के दर्शनों को आए तीर्थयात्री भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत ग्रामीणों की सुध ली।
2 साल बाद इस साल कोविड के नियमों के बिना पहली बार हुई चारधाम यात्रा ने साल 2022 में पुराने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड 46,27,292 श्रद्धालु पहुंचे। चारधाम यात्रा की शुरुआत 3 मई को अक्षय तृतीया पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुई। 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा ने तेजी पकड़ी। इस साल सबसे अधिक 17,63,549 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जबकि केदारनाथ में 15,63,275 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं गंगोत्री में 6,24,516, यमुनोत्री में 4,85,688, जबकि हेमकुंड साहिब में 1,90,264 तीर्थयात्रियों ने दर्शन पूजन किया। 4 अक्टूबर को उत्तरकाशी में आए एवलांच ने सबको झकझोर कर रख दिया। द्रौपदी का डांडा 2 चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आकर 29 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। इस हादसे में एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल की भी मौत हो गई। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के पर्वतारोहियों का प्रशिक्षु दल इस हादसे का शिकार हुआ था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के इतिहास में यह पहला मामला था जब किसी प्रशिक्षु पर्वतारोही दल पर एवलांच अटैक हुआ था और उसमें 29 लोगों की मौत हुई। वहीं इस हादसे के कई दिनों तक रेस्क्यू का काम चलता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद 27 पर्वतारोहियों का शव मिलने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। -25 डिग्री तापमान में लापता पर्वतारोहियों की खोजबीन बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। पुलिस प्रशासन, SCRF, NDRF, पहला मिलिट्री फोर्स के जवान दिन रात रेस्क्यू में लगे रहे। दिसंबर महीने में उत्तराखंड की झोली में लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के रूप में केंद्र सरकार से प्रदेश को बड़ा तोहफा मिला। यमुना नदी पर बनने वाली 300 मेगावाट की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से उत्तराखंड की ऊर्जा के क्षेत्र में ताकत बढ़ेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश समेत 5 दूसरे पड़ोसी राज्यों को भी पीने और सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। देहरादून जिला मुख्यालय से करीब 72 किलोमीटर दूर पचवादून में लोहारी जुड्डो गांव के निकट इस परियोजना के लिए यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। बांध की जल संग्रहण क्षमता 330.66 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी, जिससे करीब 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के पूर्ण होने पर राज्य को 40 से 60 लाख यूनिट बिजली मिलने का अनुमान है, जो कि पीक आवर में प्रदेश में होने वाली विद्युत कमी से भी अधिक है। ऐसे में उत्तराखंड अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ ही बिजली बेच भी सकेगा। साल 2022 में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को नया प्रदेश मुखिया मिला। साल 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी संगठन ने प्रदेश में बड़ा बदलाव करते हुए मदन कौशिक की जगह महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। 2002 से 2005 तक महेंद्र भट्ट युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे। इसके साथ ही हिमाचल और महाराष्ट्र युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी का दायित्व भी संभाला। 32 साल की उम्र में 2002 से 2007 तक वो उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचन में नंदप्रयाग विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुए और विधानमंडल में मुख्य सचेतक का दायित्व भी संभाला। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने गणेश कोदियाल से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था। कांग्रेस पार्टी ने करण मारा को प्रदेश अध्यक्ष जबकि यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। साल 2022 में 2 बड़े सड़क हादसे से पहाड़ दहल गया, लोग सहम गए। 6 जून को उत्तरकाशी यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा रिखाऊ खड्डा के पास दर्दनाक हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बस खाई में जा गिरी। बस में 30 लोग सवार थे, जिसमें से 26 की जान गई और 4 यात्री जख्मी हुए। यात्री मध्य प्रदेश के थे। हादसे के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे थे। बस में सभी यात्री सवार थे जो कि चारधाम यात्रा पर निकले थे। हादसा यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूर रिखाऊ खड्डा क्षेत्र में हुआ। बस हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए चली थी। वहीं पौड़ी में एक बड़े हादसे में बारात लेकर जा रही बस खाई में गिर गई। घटना पौड़ी गढ़वाल जिले के सिमड़ी गांव के पास रिकनी खाल बिरो खाल मार्ग पर हुई थी। पौड़ी गढ़वाल जिले के सिमड़ी गांव के पास रिकनी खाल बिरो खाल मार्ग पर हुई थी। बस में करीब 45 से 50 लोग सवार थे। इस हादसे में करीब 32 लोगों की मौत हो गई।
4 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास किया। उसके बन जाने से देहरादून से दिल्ली का सफर 2 से ढाई घंटे में तय किया जा सकेगा। इससे राज्य को खासा लाभ होगा। 8,600 करोड़ की लागत का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर 175 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली से देहरादून तक इसे 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन दिल्ली से बागपत का है। इसमें 6 लेन कॉमर्शियल वे और 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी। दूसरा सेक्शन बागपत से सहारनपुर तक है, जबकि तीसरा सेक्शन गणेशपुर से देहरादून के लिए बनेगा। इस पूरे मार्ग को 4 लेन का बनाया जाएगा। साल 2022 में देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर उत्तराखंड के सपूत को मिला। पौड़ी जिले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। इससे पहले उत्तराखंड के ही जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने थे। अनिल चौहान देश के डीजीएमओ सेना की पूर्वी कमान के कमांडर रह चुके हैं। सीडीएस बनने से पहले वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइजर के पद पर तैनात थे। उनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के करीब 9 महीने बाद हिंदुस्तान को अनिल चौहान के रूप में दूसरा सीडीएस मिला। निश्चित ही साल 2022 प्रदेश के लिए रक्षा मामलों में बड़ा गौरवशाली रहा। उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले पवनदीप राजन इंडियन आइडल बने। पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल जीतकर देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पवनदीप राजन ने स्वतंत्रता दिवस पर हुए फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले में खिताब अपने नाम किया। उन्हें प्राइज में चमचमाती कार और 25 लाख रुपए मिले। इस सीजन में पवनदीप ने अपनी आवाज से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। जज हिमेश रेशमिया तो खुद को पवनदीप का सबसे बड़ा फैन बता गए। इसके साथ ही शो के दौरान सेट पर आए गेस्ट भी पवनदीप की आवाज के कायल नजर आए। उन्होंने कहा कि पवनदीप की आवाज में पहाड़ का सुकून है। उनकी आवाज एवरग्रीन है और वे बहुत आगे तक जाएंगे। उत्तराखंड के